हाय एवरीवन, तो आज हम लोग मंथली मैगजीन करने वाले हैं विजन आईएएस का फरवरी मंथ का। अब इससे पहले हम लोग जनवरी का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जनवरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फरवरी का। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमी में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये जो मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं ये आपको पता है ये जो मेजरली है ये मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। अब मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें जो है वो परफेक्ट करनी होंगी। पहला तो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरा है जो भी हमारे करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं वो टॉपिक्स उनसे आप अवेयर हो, उनके ऊपर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखा हो, ठीक है। तब जाके आप उन क्वेश्चंस को जो है मेंस में अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है। नाउ ये जो विजन आईएएस की मैगजीन है ना, ये सेकंड वाले ऑप्शन को केटर करती है। जो भी टॉपिक्स आपके करंट में बने होते हैं ना उनके ऊपर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जो आपको यूपीएससी पूछता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्कीम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब प्री में अगर आपसे आएगा फॉर एग्जाम्पल किस मिनिस्ट्री के अंदर है, किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वगैरह वगैरह, ये आपका प्री ओरिएंटेड है। और ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा तो किस सेक्शन को केटर करता है एमएसएमई में वगैरह वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन अगर मेंस के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो इससे अगर आएगा तो जो यहाँ पे दिया होता है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसके एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, प्लस उसके सॉल्यूशंस क्या है, तो ये इस तरीके से आपसे मेंस में पूछा जाता है। और एग्जैक्टली विजन आईएएस आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो आपको मेंस में 250 वर्ड्स हैं जो लिख के आने होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ऑब्वियसली ये 250 वर्ड्स का नहीं है, उससे ज़्यादा का है, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, यूजुअली हम लोग इसी को बेस लेते हैं और इससे प्रैक्टिस करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसी चीज़ को सेम टू सेम यही चीज़ है आपकी, जो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा समरी टाइप शॉर्ट में थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूँ। कंटेंट सेम टू सेम है, बेस हमारा यही है, यही चीज़ है, इसी को बस मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये इसलिए ऐसा किया है ताकि आप लोगों के लिए ईजी पड़े समझने में। दूसरी चीज़ ये सेम टू सेम है, कोई भी चीज़ मिस नहीं है। और आपको अगर समझोगे उसके बाद विजन आईएएस की मैगजीन रीड करोगे आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी, इससे पढ़ा रही हूँ मैं, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगता है ये तो बताना, अदरवाइज़ हम लोग जैसे पहले कर रहे थे मैगजीन से वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, इसको समझने से पहले समझते हैं एमएसएमई क्या होता है। तो एमएसएमई आपका होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब ये होता है कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो स्टार्टअप है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो रखा है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो वो माइक्रो की कैटेगरी में है। अगर सिमिलरली उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का हो रखा है, टर्नओवर 50 करोड़ का है तो वो स्मॉल की कैटेगरी में है। और अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का हो रखा है और टर्नओवर 250 करोड़ से तो वो मीडियम की कैटेगरी में, ठीक है। नाउ अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी मैंने एक सुई से लेके एक टेबल चेयर प्रोजेक्ट में जो भी कॉस्ट लग रहा है वो जितना भी मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है दैट इज माय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर होता है आपका, प्रॉफिट नहीं कहेंगे बल्कि ऐसा कहेंगे कि एक कंपनी ने एक साल में अगर वो कोई गुड्स बेचती है तो गुड्स, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो सर्विसेज, वो एक साल में उन्होंने कितना बेचा है वो चीज़ आपका टर्नओवर है। टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपका टर्नओवर है। तो अगर किसी कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट है और ये टर्नओवर है तब जाकर उसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नाउ अब हुआ क्या है, आपके जो ये छोटे लेवल की कंपनीज हम लोग इनको फिलहाल कहते हैं, इन कंपनीज़ को ना अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं तो अपना सब कुछ लगा दूंगी कंपनी में, जो भी मेरे पास छोटी मोटी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सब कुछ लगा दूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, राइट। बट उसके बावजूद अगर मुझे लोन चाहिए होगा तो मैं किसके पास जाऊँगी, किसी भी बैंक के पास, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊँगी लोन लेने के लिए। अब वो मेरे को लोन तो ऐसे नहीं दे देंगे, उनको कोई कोलेटरल, कोई चीज़ चाहिए गिरवी जिसके बदले वो लोग मुझे लोन दे दे, ठीक है। तो अब कई बार मेरे पास वो चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ना ये गवर्नमेंट लेके आई है। बेसिकली ये स्कीम क्या कहती है कि जो भी ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इनके जो गारंटर हैं वो हम बनेंगे, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो गारंटर बनेगी। अब गारंटर का काम क्या होता है, अगर मेरे गारंटर सपोज यहाँ सब मान लेते हैं जैसे एक लड़की है नेहा
और उसका कोई गारंटर है सुरेश, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर नेहा लोन नहीं चुका पाती है तो उसके बदले लोन किसको चुकाना पड़ेगा, सुरेश को चुकाना पड़ेगा राइट। सिमिलरली अगर मैं गवर्नमेंट, अब यहाँ इसकी जगह हटा लो, गवर्नमेंट मेरी गारंटर है, अब मैं अगर लोन नहीं चुका पाई हूँ तो लोन कौन चुकाएगा, गवर्नमेंट चुकाएगा मेरे बदले। क्लियर है ये चीज़। तो इसी वजह से गारंटर का काम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट इस स्कीम के ज़रिए वही कहता है कि कोई भी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर लोन चाहिए तो उनके गारंटर कौन है, हम बनेंगे, गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि क्रेडिट एक्सेस का मतलब क्या है, लोन लेना। क्या है क्रेडिट एक्सेस का मतलब, लोन लेना। एमएसएमईज के लिए जो भी लोन लेने की जो भी प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाया गया है इस इनिशिएटिव के थ्रू। नाउ ये क्या करता है, ये 60% गारंटी कवरेज देता है बैंक्स को और एनबीएफसीज को। अब गवर्नमेंट गारंटर तो है लेकिन गवर्नमेंट भी 100% पैसा रिटर्न नहीं करता है उस बैंक या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जैसे मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है तो ओनली 60% है जो गवर्नमेंट उसको रिटर्न करेगी, विच इज़ योर 60 लाख, ठीक है, जो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो अब इससे होता क्या है ना, जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करने लगते हैं और हमें लोन देने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या है थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा इसका सीन, ठीक है। अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला तो गारंटी कवरेज। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके गारंटर बनेंगे और अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो उस केस में हम आपका लोन भी चुका देंगे। लोन का 60% अमाउंट है जो हम लोग चुका देंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो मेरे गारंटर हैं, जो ये पूरा काम संभाल रहे हैं, वो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। कौन, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये आते हैं। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये वो बॉडी है जो ये पूरा देखभाल करेगी। अब वो गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपको लोन देंगे लेकिन हमारी एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आप उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे जिनका टाई अप होगा इनके साथ, और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो बेसिकली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गवर्नमेंट मेरी गारंटर बनती है लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इनका ये कहना है कि हम आपके गारंटर बनेंगे लेकिन हमारी एक ही शर्त है। वो शर्त ये है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी बैंक हमारे पार्टनर है, हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, आप उन्हीं से लोन लोगे। क्लियर है। और उनको क्या कहा है हमने, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस का है। और उस केस में हम आपका 60% तक का जो अमाउंट है ना, वो अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो, नहीं पे कर पाते हो पेमेंट, तो हम 60% तक चुका भी देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया गारंटी कवरेज। अब एलिजिबल कौन है, क्या सारे ही एमएसएमई जो है इस केस में एलिजिबल हैं, जाके लोन ले सकते हैं? तो नहीं, सारे नहीं हैं। अब कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो है, 3 क्राइटेरियाज है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आप ना, आपका जो भी कंपनी है उसको आपने उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करा रखा है। उद्यम पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन जो है करवाना पड़ता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है, अगर आपको लोन लेना है तो आपको उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी कंडीशन ये है, आपके पास कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपने पहले कभी ऐसा ना हो कि लोन लिया हो और वो लोन आप ना चुका पाए हो, तो आप एनपीए की कैटेगरी में आते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब एक तरीके से डिफॉल्ट किया है आपने पेमेंट, मतलब आप पेमेंट कभी नहीं चुका पाए हो, लोन कभी नहीं चुका पाए हो, तो ऐसे केस में हम आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आपके पास एक तो उद्यम पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, दूसरा एनपीए नहीं होना चाहिए, और तीसरा ये, जितना भी अमाउंट आप लोन ले रहे हो, सपोज मैं 1 करोड़ लोन ले रही हूँ तो उसका 75% कॉस्ट जो है ना वो मेरे प्रोजेक्ट पे जाएगा। प्रोजेक्ट में हो सकता है मैं मशीन लगा रही हूँ अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, या कोई भी काम ऐसा कर रही हूँ जो उसमें आपका 75% इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि सैलरी देने के लिए स्टाफ की। इन सब कामों के लिए नहीं आपको लोन मिलेगा। आपको लोन जो मिलेगा उसका 75% अमाउंट या तो आपने मशीनरी में लगाया हो या तो अपने प्रोजेक्ट में लगाया हो, तो ये बात है, ठीक है। नाउ अब कितने टाइम के लिए, या तो 4 इयर्स के लिए या तो 7 लाख करोड़ जो है वो गारंटी कवर ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद अब रीपेमेंट कैसे होगा, तो जो भी लोन जो है आपके 50 करोड़ से कम या 50 करोड़ के हैं तो वो 8 इयर्स का टाइम है रीपेमेंट करने का, और 8 इयर्स में इनिशियल 2 इयर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना है। प्रिंसिपल अमाउंट पर थोड़ा सा आपको छूट दी गई है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है बाद में भी दे सकते हो।
उसके बाद 50 करोड़ का अगर आपके पास लोन है तो 8 साल से आपको ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा और जितना हो सके उतनी हम आपको छूट दे सकेंगे कि आप इंटरेस्ट अभी दे दो, प्रिंसिपल बाद में दे दो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा उस हिसाब से। लेकिन 50 करोड़ से कम या 50 करोड़ तक का लोन है तो इनिशियल 2 साल आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, बाकी के 6 साल आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये कुछ की फीचर्स थे। अब इसके साथ साथ हमने अब ये जो इनिशिएटिव है ना, ये गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया है? तो बेसिकली इस बार का जो बजट अनाउंस हुआ था ना, उस बजट में ये चीज़ कही गई थी कि हमें अगर अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमें जड़ से ही उस चीज़ को बूस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, हमें उनको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा और ये चीज़ हमारे बजट में लिखी हुई थी और इसी वजह से ये जो बजट में मेंशन किया गया था, इस वजह से इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। अब इस स्कीम को तो लॉन्च किया गया है, साथ ही इस बार कुछ चीज़ें और की गई हैं जिससे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हम लोग बूस्ट कर सके। जैसे कि सबसे पहले तो ये किया है हमने, जो आपने ये ऊपर देखा कि हम लोग कैटेगरीज डिवाइड करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ और 5 करोड़ टर्नओवर होगा तो माइक्रो होगा, सिमिलरली स्मॉल एंड मीडियम के लिए भी। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों ने रिवाइज कर दिया है इस साल के बजट में। हमने क्या किया है, जो ये इन्वेस्टमेंट था ना, इसको हमने इंटू 2.5x कर दिया, यानी कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अब 2.5 करोड़ तक है वो माइक्रो की कैटेगरी में है। सिमिलरली 10 इंटू 2.5 करोड़ जो होगा वो स्मॉल की कैटेगरी में, 50 इंटू 2.5 करोड़ जो होगा वो मीडियम की कैटेगरी में। एंड टर्नओवर डबल कर दिया है, तो अब 5 की जगह 10 करोड़। तो यानी कि अगर कोई कंपनी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का है एंड टर्नओवर 10 करोड़ का है तो वो कंपनी अब माइक्रो की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली हमने स्मॉल एंड मीडियम के लिए भी इंटू 2.5 एंड ये टर्नओवर दुगना कर दिया है। क्लियर है ये चीज़? ऐसा क्यों किया है हमने? तो पहले आप देखो तो पहले सिर्फ अप टू 250 करोड़ तक टर्नओवर जिसका है वही कंपनी इंक्लूडेड थी, राइट। लेकिन अब क्या होगा, अप टू 500 करोड़ जिसका टर्नओवर होगा, सिमिलरली इंटू 2.5 कर देना इसको, जितना इसका इन्वेस्टमेंट होगा वो अब इस कैटेगरी में लाइक कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है इसमें कवर हो पाएंगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने की है। सबसे पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट 2.5x कर दिया है, टर्नओवर 2x कर दिया है। ठीक है, एनहांस क्रेडिट, यानी कि अब क्या किया है हम लोगों ने, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ना जो आपकी MSMEs हैं उनको सिर्फ पहले 5 करोड़ तक का जो लोन मिलता था ना, सिर्फ उसी की गारंटी लेते थे। अब उसको 5 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 करोड़ तक का। यानी कि अब जो भी MSME 10 करोड़ तक का लोन लेना चाहेंगी वो ले लेंगे और गवर्नमेंट एज अ गारंटर की तरह काम करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए ये चीज़ 10 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ हो गया है। तो स्टार्टअप्स पहले 10 करोड़ लेते थे, अब 10 से 20 करोड़ तक ले सकते हैं और गवर्नमेंट एज अ गारंटर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद 1% गारंटी फी। अब ध्यान देना, एक चीज़ सुनना, कुछ ऐसे 27 फोकस सेक्टर्स हैं जैसे कि आपका ग्रीन एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, AI हो गया, ऐसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं 27। अगर कोई स्टार्टअप उन 27 सेक्टर्स में काम करता है तो गवर्नमेंट उसकी जो गारंटी फीस है ना वो सिर्फ 1% लेंगे। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, देखो गवर्नमेंट एज अ गारंटर काम कर रही है मेरे लिए कोई मुझे लोन चाहिए था, अब कोई मेरे पास गारंटर नहीं है जिसके बदले मुझे लोन मिल सके। गवर्नमेंट एज अ गारंटर मेरे लिए काम कर रही है और अगर मैं लोन नहीं भी चुका पाई तो गवर्नमेंट अप टू उसका कुछ अमाउंट चुका देगी। लेकिन यहाँ पे कैच ये है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत फीस चार्ज करती है। ठीक है, सपोज 10,000 20,000 पर एनम 1 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है, अगर कोई स्टार्टअप है जो कि 27 फोकस सेक्टर्स जो हैं उनमें काम कर रहा है तो उनके लिए जो गारंटी फीस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1% होगा जितना उन्होंने लोन लिया होगा उस चीज़ का। क्लियर है, जैसे 10 लाख का लोन लिया होगा मैंने तो उसका 1% कितना 10,000 हो जाएगा, तो वो 10,000 रुपीज़ पर एनम आपको गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर्स MSME है, मतलब कि जो भी ऐसे MSMEs हैं जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं सामान और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टर्म लोन जो है अब वो 20 करोड़ तक कर दिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है, यानी कि 20 करोड़ तक का लोन वो लोग ले सकते हैं। इसके बाद है कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड। तो अब जो भी ऐसे MSMEs हैं जिन्होंने उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है उनको ये कार्ड इशू किया जाएगा एक नई स्कीम के जरिए। वो फ्यूचर में लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और इस कार्ड के जरिए ना उन लोगों को ये प्रॉफिट मिलेगा कि वो 5 लाख तक का क्रेडिट जो है उनको मिल जाएगा, यानी कि 5 लाख तक का लोन उनको इजीली उस कार्ड से मिल जाएगा। और अभी हमारा प्लान है जब से ये स्कीम लॉन्च हो उसके 1 साल के अंदर कम से कम 10 लाख कार्ड जो है हम लोग इशू कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद एक नया फंड एलोकेट हुआ है, फंड ऑफ फंड्स। अब ये क्या है, तो इसके जरिए ना 10,000 करोड़ तक का जो पैसा है ना वो स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। अब ये ना डायरेक्टली
नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट खुद स्टार्टअप्स को डायरेक्टली पैसा नहीं देगी, बल्कि गवर्नमेंट प्राइवेट वेंचर कैपिटल जो होते हैं, वीसीज जो होते हैं ना, उसमें उन फंड्स में पैसा डालती है और वो वीसी आगे जाके स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये एक नया तरीके का फंड होगा, तो जिससे मतलब लॉन्च किया जाएगा फ्यूचर में स्टार्टअप को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, जिससे स्टार्टअप को और ज़्यादा फंडिंग मिलेगी। फिर है सपोर्ट फॉर विमेन SC ST एंटरप्रेन्योर्स। तो 5 लाख नए जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाई करते होंगे, इन लोगों को 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा उनको, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का दिया जाएगा। तो ये पूरा ये जो बात है इसमें कह रखी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो इस साल के बजट में हम लोगों ने लिए। ये ज़्यादातर आपसे प्री ओरिएंटेड है, बट फिर भी अगर आप अपने आंसर में ये ऐसे प्रोवाइड करके आ जाते हो ना, इतना पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ ये पॉइंट भी लिख दोगे ना तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, पता लग जाएगा। इसके साथ साथ एक एक लाइन और ऐड कर देना। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। अब ये जो चीज़ है, ये कितना, इससे क्या क्या प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, क्या कितना सिग्निफिकेंट रहने वाला है ये। तो पहला तो है GDP। तो ये जो आपके जो MSMEs है ना, वो इंडिया के GDP का लगभग 30% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% तक का जो आउटपुट है ना, वो MSMEs से ही आता है। ठीक है, तो MSMEs ना बिना बड़े सेटअप के भी हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो प्ले करते हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है MSME को पुश करने का। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो 1 करोड़ से ज़्यादा MSMEs इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और ये लगभग आपका 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। हर एक MSME जो है कई सारी जो नौकरीज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी चीज़ें जनरेट कर देता है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सपोर्ट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था, हमारे इंडिया का जो जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें 45% कॉन्ट्रीब्यूट कौन करते हैं, ये MSMEs करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रिड्यूस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। पहले समझते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। यह आपकी इकोनॉमी का ही टॉपिक है, स्टैटिक का। अब इसमें होता क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो काम है एक्चुअली में वो काम 2 लोगों के लिए है, 2 ही लोग सफिशिएंट है उस काम को करने के लिए, बट वो 5 लोग कर रहे हैं वो काम। ठीक है, तो यहाँ जो 3 लोग हैं ना, वो अननेसेसरी वहाँ पे कर रहे हैं, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से वो लोग लगे हुए हैं उस काम को करने में। तो MSMEs क्या करते हैं, ज़्यादा जॉब जनरेट करेंगे, जिससे जो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है इसको कम किया जा सकेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, इन केस अगर आप लोग जैसे एक बार देखोगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पता, फटाफट याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टैटिक को भी साइड बाय साइड लिंक कर दूँ, जिससे आप एक ही PDF देखो और आपका सारा जो है रिवाइज हो जाए। नाउ अब इससे होगा क्या, जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ी सरप्लस इकोनॉमी बनेगी। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो भी हमारे MSMEs है ना, उसका 50% जो है वो रूरल एरिया से ऑपरेट होते हैं, जो कि 45% तक जॉब जो है रूरल एरिया में क्रिएट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमारे जो भी रूरल एरियाज़ हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिग्निफिकेंस की जगह इंपॉर्टेंट भी आ जाएगा तो वहाँ भी आप ये सारे पॉइंट्स जो है लिख के आ पाओगे कि क्यों MSMEs हमारी इकोनॉमी के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से UPSC कुछ वर्ड प्ले करके क्वेश्चन पूछता है, बट आंसर यही सेम है, इसी को आपको लिख के आना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बात करते हैं चैलेंजेस। अब MSMEs के आगे हमें कुछ चैलेंजेस, कुछ रुकावटें भी हैं जो देखने को मिलती है। जैसे कि पहला क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज। तो आपको पता है MSMEs जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लेवल की कंपनीज हैं, उनके पास कई बार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं, ऐसी टीम नहीं होती, पता नहीं होता है कैसे GST फाइलिंग करनी है, क्या प्रोसीजर है किसी चीज़ को करने का, क्या नहीं है। तो इस वजह से ना उनको ना लोन नहीं मिल पाते क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो ये इनफॉर्मल नेचर हो गया, लैक ऑफ कोलेटरल नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार हमें छोटे लेवल की जो कंपनीज है वहाँ पे देखने को ये चीज़ मिल जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पुअर रोड, पावर, डिजिटल इफेक्ट ऑपरेशंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरीके से ख़राब रोड्स हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है मुझे, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग या डिलीवरी में हमें डिले देखने को मिलता है क्योंकि रोड्स अच्छे से कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये प्रोडक्शन को स्लो करती हैं, कस्टमर का ट्रस्ट इससे क्या होता है, कम होता है। फिर बात करें डिलेड पेमेंट्स की, तो जैसे आपके MSMEs हैं वो लार्ज कंपनीज को सप्लाई करते हैं, कोई भी सर्विस हो सकता है, कोई भी अपना प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन उनको पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं मिलता है, कभी कभी 2 महीने, कभी 6 महीने डिले हो जाता है, जिस वजह से कैश फ्लो जो है वो रुक जाता है, और उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो अपने आगे का काम कैसे करेंगे, राइट। इसके बाद रेगुलेटरी बर्डन की बात करें तो हमारे कंट्री में कई सारे ऐसे रूल्स हैं, लॉज हैं, जिनको स्टडी करने के लिए प्रॉपर एक टीम चाहिए, जैसे कि टैक्स लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, पॉलिसी चेंजेस हो गए। कई बार जो बंदा चला रहा है उस कंपनी को, उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, और इतने सारी चीज़ें, फाइलिंग्स, टैक्स
टैक्स फाइल करो, फिर इस लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए, उस लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए, और प्रॉपर टीम नहीं है वो चीज़ हैंडल करने के लिए, तो वो भी हमें देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये भी। फिर बात करते हैं लो टैक अडॉप्शन की, तो कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे MSMEs हैं जो अभी भी मैनुअल अकाउंटिंग, पेपर बेस्ड स्टॉक जो हो गए, पेपर पे काम करना, पुरानी मशीन्स होना, इन सब पे डिपेंड करते हैं। जो आज की नई टेक्नोलॉजीज़ है, मशीनरी है, वो उनको उनके बारे में पता नहीं है, पता है तो ज़्यादा कॉस्ट है। डिजिटल टूल्स का यूज़ कैसे करना है आज की जनरेशन में, ई-कॉमर्स पे कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है उनको, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट इश्यूज़ की, तो ऑब्वियसली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैक ऑफ ESG रिपोर्ट्स यानी कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, जो अब्रॉड बायर्स है ना, जो अब्रॉड में चीज़ें खरीद रही हैं, वही ECG सर्टिफिकेट्स देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा है, सोशली कैसा है, गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर ये नहीं है आपके पास रिपोर्ट, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको ऑर्डर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। अब ये कुछ चैलेंजेस थे, अब मैंने चैलेंजेस क्योंकि लिखे हैं, ये आप लोग मेंस आंसर राइटिंग का ये रूल है, रूल नंबर 1, कि अगर आप कहीं भी चैलेंज लिख रहे हो तो आप जो भी वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करोगे ना एज अ कंक्लूजन, वहाँ पे आपको चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली पूछे या ना पूछे। क्लियर है ये चीज़। तो अब वे फॉरवर्ड यानी कि सॉल्यूशन क्या है, तो पहला है पॉलिसी सपोर्ट। तो गवर्नमेंट को ना अपनी पॉलिसीज़ जो है इस तरीके से बनानी चाहिए जिससे वो समझ सके कि MSME की स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं और उन नीड्स को जो है टारगेट करे, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स कम या ज़्यादा करना, कैसे करना, क्या करना, उस तरीके को लेके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, अच्छे रोड्स बनाओ, पावर सप्लाई रखो, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करो, ये सारी चीज़ें जो है इनको गवर्नमेंट अगर ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाएगी तो MSMEs जो है अपने आप बूस्ट करेंगे। दूसरा है एड्रेस क्रेडिट गैप्स, यानी कि जैसे कि अभी भी क्या होता है ना, MSMEs को लोन मिलना ईजी नहीं है क्योंकि उनके पास ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट्स, एसेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनको जो है अगर क्रेडिट वर्दी आपको बनाना है जिससे उन्हें लोन मिल सके, तो उन्हें नए रिसोर्सेज का यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि UPI ट्रांजेक्शन्स का, ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री, ई-कॉमर्स डेटा, ये सारी चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल करके कोशिश करनी चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट रखें, ठीक है। फिर बात करते हैं टेक एडॉप्शन की, तो अब टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, उनको हमें ज़रूरत है कि उनको डिजिटल स्किल्स सिखाएं, जैसे कि ई-कॉमर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री 4.0, इसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें शामिल है। तो इनका यूज़ हमें बताना चाहिए, टेक को एग्जैक्टली किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। फिर मार्केट एक्सेस करना, यानी कि क्या करो आप, ऐसे ट्रेड फेयर्स या फिर ऐसी चीज़ें कंडक्ट करो जहाँ पे MSMEs जो है अपना एग्जीबिशन कर सके, उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सके, जिससे उनके एक्सपोर्ट को हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। B2B नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रांग होगी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो है नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो एक हैंडीक्राफ्ट MSME है, अगर दुबई ट्रेड फेयर में वो अपने प्रोडक्ट ले जाते हैं तो उससे नए फॉरेन बायर्स जो है उनको मिल सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये है। फिर है रेगुलेटरी ईज, तो ऐसे सिंपल रूल्स बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल रूल्स बनाओ जिनका कंप्लायंस करना MSME के लिए समझना, कंप्लायंस करना ये ईजी हो जाए, ठीक है। फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स मतलब प्रोडक्ट के हर पार्ट को अलग अलग देश बनाते हैं, ठीक है। तो MSME अगर किसी ग्लोबल कंपनी के सप्लायर बन जाए तो उनको कंसिस्टेंट ऑर्डर जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक MSME अगर आईफोन के कैमरा के पार्ट बनाएंगे, उसके सप्लायर बन जाते हैं, तो वो हर क्वार्टर ग्लोबल डिमांड जो है उनको मिलता रहेगा उसके कैमरास को बनाने का, ठीक है। तो ये करना चाहिए। फिर MSME क्लस्टर्स की अगर बात की जाए तो जब एक जैसे बिजनेसेस जैसे एक जगह पे मिलकर काम करते हैं तो वो क्लस्टर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट तो ये होता है कि मशीनरी और स्पेस आप लोग शेयर कर सकते हो, बल्क में आप लोग ऑर्डर ले सकते हो, रॉ मटेरियल्स आपको चीप मिल जाएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे वे फॉरवर्ड यानी कि सॉल्यूशन। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि MSME ये स्कीम, ये तो हम लोग स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं, इस स्कीम के फीचर्स पढ़ रहे हैं, राइट। अब कई बार ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि MSME को हम लोग गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं MSME सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। नाउ अब इधर कैच देखो ध्यान से, आप स्ट्रेंथन करने के लिए पहले आप MSME की डेफिनेशन लिखोगे, फिर इस स्कीम के बारे में लिख सकते हो, इसके की फीचर्स वगैरह के बारे में तो लिख ही सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आपका जो पूरा आंसर है वो उसी स्कीम पे बेस्ड नहीं होगा। आपको MSME को कैसे स्ट्रेंथन किया है गवर्नमेंट ने वो बताना है, ठीक है, कैसे मजबूत बनाया है। तो एक तो ये इनिशिएटिव हो
हो गया। साथ ही इसके साथ साथ आप कुछ ये इनिशिएटिव्स भी हैं जिनका नाम आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखना पड़ेगा। जैसे जो चेक कर रहा है पेपर उसको ये पता हो कि आपको पता है ये सारे इनिशिएटिव्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लिए हैं एमएसएमई सेक्टर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, नाउ पहला क्या है, टीम ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ना ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया है जिनका प्रोडक्ट अच्छा है पर वो ऑनलाइन मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि ये जो है ना बिजनेसेस को हेल्प करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों पर लिस्ट कर सके, कैटलॉग बनाने में हेल्प करेगा, फोटोज़, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करने में, अकाउंट मैनेज करने में, ऑर्डर रिव्यू वगैरह लेने में, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में हेल्प करेगा। तो ये इनिशिएटिव जो है ये काम करेगा। फिर बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा की। तो ये क्या करेगा, ये स्कीम जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन होते हैं ना जो हाथों से काम करते हैं, जैसे कि आपके ब्लैक स्मिथ्स यानी कि लोहार हो गए, सुनार हो गए, गोल्ड स्मिथ, पॉटर हो गए, टेलर हो गए, मोची हो गए, ये जो टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स है ना उनको कवर किया जाएगा। इनको ट्रेनिंग मिलेगी, टूल किट दिए जाएंगे, लोन दिए जाएंगे, डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, प्लस आप अपना ब्रांड कैसे ओपन कर सकते हो पूरी ब्रांडिंग सपोर्ट जो है दी जाएगी। फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की बात की जाए तो ये फंड ना उन एमएसएमईज के लिए है जो ग्रोथ के लिए रेडी हैं लेकिन जिनको बड़ा पैसा जो है वो नहीं मिल पाता है, बड़ा अमाउंट नहीं मिल पाता लेकिन वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको इक्विटी फंडिंग देती है। इक्विटी फंडिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट आपकी कंपनी का कुछ परसेंटेज रख लेगी, लेट्स से 10%, 20%, और उसके बदले आपको पैसा देगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बात करते हैं पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ की। तो ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ और पीएसयूज़ को हर साल 25% जो परचेज़ है ना 25% का माल जो है वो एमएसएमई यानी कि आप ही की कंपनी से खरीदना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़। फिर बात करते हैं रैंप की। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है जिसका एम है एमएसएमई की मार्केट एक्सेस कराना, उनको फाइनेंशियल जो फाइनेंस एक्सेस है वो प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजीज़ में हेल्प करना, उनको अपग्रेड करने के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना। क्लियर है ये चीज़ है। चाहे मशीनरी के द्वारा हो, स्किल्स प्रोवाइड करने के द्वारा हो, जो भी चीज़ें हो आप वो उनको दे सको। फिर बात करते हैं उद्यम असिस्ट 2023 की। तो ये क्या कहता है, ये ना जैसे बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल होते हैं, मतलब उनका जीएसटी नहीं होता, पैन नहीं होता, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो ये प्लेटफॉर्म उन्हें ऑफिशियली रजिस्टर करने में हेल्प करता है ताकि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट ले सके। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये इकोनॉमिक्स का बहुत स्टार्टिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, कुछ 7-8 सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है और हर एक बैंक को ना हर साल कंपलसरी है कि वो पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लोन उनको देना ही देना है। ठीक है, एक तरीके से। तो ये जो आप कर लेते हो, ये जो इनिशिएटिव है ना ये आपको पीएसएल के अंदर ला देगा। फिर आप जिस भी बैंक के पास जाओगे आप बैंक को आपको लोन देना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं नी एमएसएमई की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमईज का फुल फॉर्म है। ये एक ट्रेनिंग और सपोर्ट इंस्टीट्यूट है जो एमएसएमई के लिए बनाया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, स्किल ट्रेनिंग देना, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपको गाइड करेंगे इस इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इस स्कीम को लेके। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। बट इसको समझने से पहले ना हमें एक कॉन्सेप्ट है जो समझना पड़ेगा जो कि है मिनरल्स का कॉन्सेप्ट। अब मिनरल्स क्या होते हैं, आपके मिनरल्स आपके नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कोल हो गया, जिंक हो गया। ये क्या है, ये मिनरल्स हैं, राइट। ये आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं। अब ऑर्गेनिक मतलब कि जैसे एनिमल की डिकम्पोजिशन से जो मिनरल्स बनेंगे वो ऑर्गेनिक मिनरल्स हो जाएंगे क्योंकि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन से बने हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कौन से हो जाएंगे, जो किसी पेड़ पौधे प्लांट इनके डिकम्पोजिशन से जो बने होंगे वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हो जाएंगे। आपके समझ में आ गया। तो जो किसी लिविंग के डिकम्पोजिशन से बने हैं वो ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग के डिकम्पोजिशन से बने हैं वो आपके इनऑर्गेनिक। क्लियर है ये चीज़। तो ये हो गए आपके मिनरल्स। अब मिनरल्स ना इनका डिफिनाइड होता है केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर। साथ ही जैसे कोई आप पत्थर देखते हो, ठीक है, कोई बड़ा पत्थर, कोई बड़ा रॉक है, उसका जो बेस होता है ना, जैसे वो पत्थर बड़ा जो बना होगा उसका बेस किसी ना किसी मिनरल से ही होता है। तो मिनरल किसी भी बड़े रॉक का या ओर का जो बेस होता है वो क्या होता है, मिनरल ही होता है कोई। ठीक है, अब इंडिया में मिनरल्स को लेके जो हम माइनिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब आगे जहाँ भी आप MMDR का नाम सुनोगे समझ जाना, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957।
तो ये एक्ट क्या करता है, जितने भी मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग को लेके पूरे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स डिसाइड करना, किस तरीके से माइनिंग होगी, कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल गया कि यहाँ पे हमें लिथियम मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम एक तरीके का मिनरल है, तो अब उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए वहाँ से, जिससे वहाँ आसपास जो लोग रह रहे हैं ना उनको किसी भी तरीके से वो चीज़ अफेक्ट ना करे। समझ में आ गया, किस तरीके से माइनिंग की जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये एक्ट जो है बताता है आपको, समझ में आ गया। और इस एक्ट ने मिनरल्स को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है आपके मेजर मिनरल्स और दूसरे हैं आपके माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे जिनका यूज़ होता है, जैसे कि क्ले हो गया आपका, या बिल्डिंग्स में बनाने के लिए बिल्डिंग स्टोन्स जो होते हैं वो हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये माइनर मिनरल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम बता देती है कि ये आपके माइनर मिनरल्स हैं। और मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपके माइनर मिनरल्स नहीं होंगे वो आपके मेजर मिनरल्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब ये एक्ट तो हो गया जो कि पूरा इन चीज़ों से डील करता है, कैसे माइनिंग होगी, कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा वगैरह वगैरह। पर इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं मिनरल मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। तो पहला है आपका मिनरल कंसेशन रूल 1960। ये क्या करता है ये एक्ट, जैसे कि मिनरल्स की माइनिंग की जाती है, ठीक है। अब माइनिंग को लेके परमिट देना, लाइसेंस देना, लीजेस देना, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्ट करता है। लेकिन एक्सेप्ट इस एक्ट में ना एटॉमिक माइनर मिनरल्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी हैं ना माइनर और मेजर मिनरल्स, वो इस एक्ट में उनको लेके परमिट देना हो गया, लाइसेंस देना हो गया, वो ये एक्ट संभालता है, ठीक है। नाउ दूसरा है आपका मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 1988। ये मिनरल्स के कंजर्वेशन को लेके सिस्टमैटिक यूज, सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो सके, इस चीज़ को हैंडल करता है ये वाला एक्ट, ठीक है। नाउ अब हमने जो ये एक्ट पढ़ा इसके कुछ फीचर्स के बारे में समझते हैं। अब ये एक्ट ना स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ हद तक पावर देता है कि वो अपने स्टेट में मिनरल्स की माइनिंग को लेके थोड़े बहुत रूल्स जो है बना सके। जैसे इस एक्ट का सेक्शन 15 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपने स्टेट में माइनर मिनरल्स को लेके कुछ ना कुछ रूल्स बना सकते हैं, माइनर मिनरल्स की मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। इस एक्ट का सेक्शन 23C क्या कहता है, स्टेट जो है ना कोई भी रूल बना सकते हैं जो उनको ठीक लगे इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 9B इस को अमेंड भी किया गया है 2015 में। ये क्या कहता है कि स्टेट ना एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है ना ये सेटअप करे, ताकि जो भी लोग मिनरल माइनिंग से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग उससे एसोसिएटेड हैं, अफेक्टेड हैं, उन लोगों का भला हो सके, ठीक है। तो ये हो गया इस एक्ट के कुछ की फीचर्स। अब आपको मिनरल्स के बारे में क्यों समझना ज़रूरी था, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है मिनरल से थोड़े से अलग होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स आपके वो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए होते हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ना इनमें क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एक लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, ठीक है, या फिर जो मिसाइल्स बनते हैं उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स से बनेंगे। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स ना बेसिकली किसी भी कंट्री के इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो क्रिटिकल, इसीलिए इन मिनरल्स को ही क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज वाला सेक्टर है, ये सेक्टर बूस्ट करेगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट करेगी, ठीक है। तो वो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, जैसे लिथियम यूज़ होता है, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी जैसे आपके मिसाइल्स वगैरह हो गए या डिफेंस रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज बनती हैं उनमें क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जिन मिनरल्स का इस्तेमाल इन दोनों ही सेक्टर्स में होता है उनको हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स कह देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, सारे क्रिटिकल मिनरल्स आपके मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स आपके क्रिटिकल मिनरल्स नहीं हैं। क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ वही हैं जिन मिनरल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में, अपनी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी से एसोसिएटेड जितने भी डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज बनाते हैं उनमें उनका योगदान होता है। क्लियर है ये चीज़। नाउ इकोनॉमी इंपॉर्टेंस प्लस इसका सप्लाई रिस्क। अब होता क्या है, क्योंकि इस मिनरल्स की जो इन मिनरल्स की जो डिमांड है ना वो अक्रॉस द ग्लोब है, पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि सब डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल्स बना रहे हैं,
हैं, सब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, तो इनका जो रिस्क है ना बहुत मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनको क्या, इनकी क्रिटिकलिटी जो है ये चीज़ डिफाइन करता है। नाउ ये कुछ ही लोकेशंस पे लिमिटेड है जो कि सप्लाई वल्नरेबिलिटीज कॉज कर देता है, ठीक है। इंडिया जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया में उतने क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं अभी भी नहीं पाए जाते हैं, और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है 30 क्रिटिकल मिनरल्स। उनके नाम ये रहे, ये 30 के 30 आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब आप पूछोगे क्या इनके नाम हमको पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए, आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे पूछ भी सकता है कभी, ठीक है। ये है वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स। इसके बाद अब इनका सिग्निफिकेंस, ऑल्दो मैंने आपको भी समझा दिया इंपॉर्टेंस, पर एक बार और समझते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, जैसे कि सोलार पैनल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। क्रिटिकल मिनरल्स के बिना ये चीज़ें बन ही नहीं सकती हैं, ठीक है। और साथ ही आपके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसमें हम लोग लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं आपके, जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज में लगा देते हो, एक बार 1 घंटे मोबाइल चार्ज हो गया, उसके बाद दिन भर यूज़ करते हो, तो बैटरी ने क्या किया, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, उतनी पावर जो है वो स्टोर करके रखी है, और जब आपको नीड है टाइम टू टाइम वो पावर आपको प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ये बैटरी क्या करती है, उतना पावर सप्लाई स्टोर कर लेती है, और जैसे विंड टर्बाइंस को चलाने में मुझे फिर चाहिए, लाइट चली गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है, तो ये बैटरी फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करता है। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें लिथियम का यूज़ होता है। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में, तो जो भी आपकी ईवी बैटरीज होती हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। साथ ही जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, मिसाइल सिस्टम बनाना हो गया, एयर स्पेस बनाना हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ बनाना हो गया, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से ये क्रिटिकल मिनरल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, कहाँ गए, ऊपर चलते हैं फटाफट, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब इसको देखते हैं। तो इसका जो लॉन्च है ना, अभी अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट में, इसी वजह से ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में बनी हुई है। अब इसको देखते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको शॉर्ट में NCMM कहेंगे हम लोग। तो ये रहा वो इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये। क्या, ये इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि ये एक्ट ये इंश्योर करे कि फ्यूचर में भी हमको सस्टेनेबल सप्लाई, यानी कि बिना रोके हमें क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई जो है वो मिलता रहेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्लीन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में। ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको लॉन्च किया है, कोऑर्डिनेटेड बाय एम्पावर्ड कमेटी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये मिलके काम करने वाले हैं इस एक्ट के लिए, ठीक है। साथ ही इसके फीचर्स क्या है, तो आप जो हम लोग मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हैं, राइट, एक्सप्लोर कैसे करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सी जगह पे हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, तो जो भी आसपास का एरिया होता है ना, जैसे जिस पे शक है हमें, जो हॉटस्पॉट रीजन्स हैं कि यहाँ पे मिनरल्स मिल सकते हैं, तो उन एरियाज़ के सैंड की क्वालिटी, वहाँ अगर कोई रिवर है तो उसका पानी चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चेक की जाती है, इनका सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है, इसी को एक्सप्लोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस दिया जाएगा, यानी कि मतलब आपको एक्सप्लोर, आपने मिल गया आपको कि ये वो जगह है जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसका सैंड क्वालिटी आपने चेक किया, आपको पता लगा कि नहीं, इसमें मुझे, इस जगह पे मुझे जो है क्रिटिकल मिनरल मिल सकता है, तो आपको फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है वहाँ पे माइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो उस माइनिंग के लिए आपको फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मिल जाएगा। जो अभी आपके ये प्राइवेट फर्म्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ये काम करेंगे, बिल्ड स्टॉक पाइल्स, मिनरल पार्क्स, ऑफशोर माइनिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी, जिससे मिनरल माइनिंग जो है वो ईजी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ फीचर्स हैं इस एक्ट के। नाउ ये कॉम्पोनेंट्स हैं इस एक्ट के, ठीक है। जैसे कि इस एक्ट के ज़रिए हमारा एम है कि जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है, यानी कि इंडिया के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना, माइनिंग को बढ़ावा देना, ओवरसीज़ मिनरल एसेट एक्विजिशन, यानी कि जिन कंट्रीज़ के साथ हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है बेसिकली, जहाँ से हमारा इंपोर्ट चलता है बहुत ज़्यादा, उनके साथ कुछ ऐसा करना कि उन कंपनी से थोड़ा सा एक्विटी शेयर ले लेना, इस तरीके से इन्वेस्ट करना, ताकि इससे क्या होगा, हम लोग, हमारा एक एसेट तरीके से क्रिएट हो जाएगा, उस कंपनी में हमारा भी कुछ हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये करना। फिर जो मिनरल्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं उनको रिसाइकल करना,
रिकवर करना, देन ट्रेड को इम्प्रूव करना, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, स्किल्स, कैपेसिटी, फंडिंग सपोर्ट, गवर्नेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन सारी ही चीज़ों पे ध्यान देना इस एक्ट के ज़रिए, जिससे हम लोग जो भी हमारा ये एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग का पूरा सिनेरियो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। देन इसके बाद अब क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी को लेके कुछ चैलेंजेस भी है जो हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके से ना आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में बनाना है, क्योंकि ना एक चीज़ बताओ मुझे, ये आप ऐसे बनाओगे ना, इसमें ये मेन पॉइंट आ गया, इसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपके आंसर राइटिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, ठीक है। तो वही पॉइंट्स है जो आप लोग मैगजीन में पढ़ोगे, उसी को थोड़ा मैंने इस तरीके से कुछ प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला तो है लिमिटेड डोमेस्टिक रिजर्व। आपको पता है इंडिया में जितनी नीड है क्रिटिकल मिनरल्स की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिस वजह से हमें फॉरेन इंपोर्ट्स पे जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है, स्पेशली जो ये आपके मेजर मिनरल्स है ना इनके लिए, ठीक है, जैसे लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके केसेस में, ठीक है। देन है हमारे पास एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस। तो कई क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो डीप सीटेड होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में होते हैं। इनको एक्सप्लोर करने के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह चाहिए होती है, जो इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका कह रहा है, इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, लेकिन उनका फुल एक्सप्लोरेशन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी डीप सीटेड है, ठीक है। देन है हमारे पास एनवायरमेंटल इशू। तो हमें पता ही है माइनिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ का एनवायरमेंट पे काफ़ी इंपैक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर कंटामिनेशन हो गया। इस वजह से लोकल कम्युनिटीज़ और एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो होते हैं ना वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और ये जितने भी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये डे आफ्टर डे डिले होते जाते हैं इस वजह से, ठीक है। देन सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़। तो क्रिटिकल मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, वो कुछ ही कंट्रीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो कल की डेट में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, मेजॉरिटी ऑफ देम चाइना करता है, ठीक है, 60% रेयर अर्थ का प्रोडक्शन हो गया, 60% क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन हो गया, 80% क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग हो गया, तो ये ना चाइना के ऊपर है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, यूएस के साथ जो है ना आपके जो कुछ एक दो क्रिटिकल मिनरल्स है, जैसे एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनका जो एक्सपोर्ट है ना वो बैन कर दिया था, ठीक है। सिमिलरली अगर कल की डेट में जिस कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के साथ वॉर जैसी कोई टेंशन आ जाती है, तो हमारा जो सप्लाई चेन है ना बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है। फिर है पुअर रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, ई वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकिल करने का सिस्टम ना अभी भी अंडर डेवलप्ड है। हम जो चाह रहे हैं ना इसके थ्रू की रिसाइकिल किया जाए, रिकवर किया जाए, वो अभी भी काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, और ये सेक्टर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, इनएफिशिएंट है, ना प्रॉपर कलेक्शन है, ना प्रोसेसिंग है, समझ में आ गया। तो इस वजह से इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जिससे क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी जो है ना इस चीज़ को बूस्ट मिल सके, ठीक है। पहला है बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जो भी आपकी प्राइवेट कंपनीज है ना जो माइनिंग के काम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनीज़ को पुश करें। कैसे पुश कर सकते हैं, उनके लिए लॉस थोड़ा सा इजी बना दें, समझ में आ रहा है, उनको थोड़े इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दें। तो इस तरीके से ना प्राइवेट कंपनीज़ का जो इंटरेस्ट होगा ना वो खुद ही बढ़ेगा, इस चीज़ में खुद ही इंटरेस्ट आएगा उनका, और इससे हमारे कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। फिर डेवलप प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़, तो ऑफर करो इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स लगाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना वो बढ़े। जो भी लॉज है माइनिंग को लेके वो थोड़ा सा ना फ्रेंडली बनाओ, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनको ईजिली समझ में आ सके और वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सके। फिर एक ग्लोबल कॉपरेशन पार्टनरशिप बिल्ड करो मिनरल रिच कंट्रीज़ के साथ, सप्लाई अपने सिक्योर करो। जो भी जिस भी कंपनी के साथ, किसी भी कंट्री, सपोज करो हम चाइना से ले रहे हैं, ठीक है, चाइना की जिस भी कंपनी से हमारा वो इम्पोर्ट आ रहा है उस कंपनी में कोशिश करो एक्विटी, शेयर, पार्टनर्स वगैरह बनने की, जिससे क्या हो हमारा वो जो चीज़ है वो सिक्योर रहे इंपोर्ट, ठीक है। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव CMS यानी कि क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इन चीज़ों पर फोकस करेगा कि सप्लाई रिस्क रिड्यूस हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सब प्रमोट करेगा इसके थ्रू। फिर है स्टेट रोल। स्टेट रोल की बात की जाए अब तो माइनिंग एरियाज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे कि रोड्स और ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्टोरेज फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, इससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंट बनेगा। ये काम दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट का ये काम है, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गई सारी स्ट्रैटेजीज। अब ये कुछ इनिशिएटिव है अदर देन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव्स टाइम टू टाइम लिए गए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। जैसे कि पहला है पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, यानी कि ये कुछ एक्ट है जो टाइम
टू टाइम आए हैं इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। जैसे पहला है आपका MMDR अमेंडमेंट एक्ट, जस्ट हमने ऊपर अभी मिनरल्स वाले उसमें बताया था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग वगैरह को लीगल सपोर्ट देता है, यही सब चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, ये पॉलिसी सस्टेनेबल माइनिंग और एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करती है ताकि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस हो सके, ठीक है। देन कस्टम ड्यूटीज रिमूव ऑन मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स बजट 2024-25, यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटीज को एलिमिनेट कर दिया गया है ज़्यादातर मिनरल्स पर। इससे इंपोर्ट हमारा सस्ता होगा और डोमेस्टिक प्रोसेसिंग जो है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। देन बात करते हैं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को लेके क्या आया है। तो पहला है GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सप्लोरिंग लिथियम, रेयर अर्थ्स एक्सेट्रा। तो GSI ने लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया है। फिर लिथियम को डिस्कवर किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम के डिपॉजिट्स हमको मिले हैं, जो इंडिया के लिए कंप्लीट गेम चेंजर बन सकता है, ठीक है। देन है प्लान्स फॉर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑफ लिथियम कोबाल्ट। तो इंडिया अब स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स, जैसे आपके ऑयल के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होते हैं ना, एकदम वैसे ही। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। तो पहला काबिल 2019, तो ये जो है आपका खनिज विदेश लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 2019, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि आपकी मतलब इसका एम है जो फॉरेन कंट्रीज़ है ना उनके साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स को एक्वायर करना। समझ में आ गया। इसमें कौन सी कंट्रीज जिनके साथ हम लोग ये जो है टाई अप कर रहे हैं, तो वो है आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़, ठीक है। फिर बात करते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2023 की। तो 2023 में इंडिया ने US लेड MSP को ज्वाइन किया था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। इसके मेंबर्स हो गए आपके US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो यही है, तो यही था आपका ये। एक बार देख लेते हैं कुछ हमारा छूटा तो नहीं फटाफट से। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ये पूरा, एक सेकेंड, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद कंपोनेंट्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, इनिशिएटिव्स हो गए, देन ये भी हो गया। यहाँ पे आ जाओ मिनरल वाले सेक्शन में फटाफट से। मिनरल्स कहाँ गए, एक सेकेंड, ये रहा। तो ये मैंने आपको बता दिया मेजर एंड माइनर मिनरल्स क्या होता है, पर ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसेंटली ये जितने भी मिनरल्स हैं ना, इनको माइनर मिनरल से रिक्लासीफाई करके मेजर मिनरल्स बना दिया है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ना, ये यूनियन कैबिनेट के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको अप्रूव करने के बाद ये लिया गया है। तो रिक्लासिफिकेशन का रिकमेंडेशन जो है ये आपका इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी लेड बाय डॉक्टर VK सरस्वत, इनके द्वारा लिया गया है। ये नीति आयोग के मेंबर हैं, इन्होंने इस चीज़ को लीड किया। इसका रीज़न क्या है, तो पहली बात तो इन मिनरल्स का कनेक्शन ना क्रिटिकल मिनरल्स के साथ है। समझ में आ गया। ये जो मिनरल्स है ना, ये टेक, हाई टेक इंडस्ट्रीज जो जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एयर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह हो गया, इनमें इनका एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और इसी वजह से इनको जो है माइनर मिनरल से मेजर मिनरल्स की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। समझ में आ गया। बाकी ये सब आप लोग रीड कर लेना, आपको बस पता होना चाहिए कि मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं। इसके बाद आ जाओ फटाफट से इधर, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में ये अनाउंस किया था इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो ये एक न्यू सेंट्रल स्कीम है। ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, क्रेडिट एक्सेस यानी कि जो फार्मर्स है उनके लिए लोन लेने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है उनको थोड़ा स्मूथ बना देगा, क्रॉप इंटेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया इस स्कीम को। ये स्कीम जो है ना आपका, ये ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इससे इंस्पायर्ड। अब ये है क्या, इसको भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो स्कीम है ना, इसका कवरेज कहाँ पर है, तो ये आपके 100 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होगा और डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन जो है 3 मेजर पैरामीटर्स पर बेस्ड है। पहला तो जहाँ भी लो प्रोडक्टिविटी होगी वहाँ पे इसको किया जाएगा। दूसरा, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी, जहाँ एक साल में 1 या 2 ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं वहाँ पे। बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स होंगे, जहाँ किसानों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ इसको लॉन्च किया जाएगा। समझ में आ गया ना। अब क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है ये एक बार समझ लेते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक ही फील्ड पर कितनी बार क्रॉप उगाई गई है। समझ में आ गया। बस इतना जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसके बाद बात करते हैं ये किससे इंस्पायर्ड है, ADP से इंस्पायर्ड है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। ये जो मॉडल है ना आपका,
इसका मॉडल जो है ADP जैसा ही होगा जो 2018 में लॉन्च हुआ था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही टारगेटेड इंटरवेंशन अप्रोच है यहाँ पे भी, कुछ ही एरियाज़ में जहाँ पे मैंने आपको ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स बताए वहीं पे इसको लॉन्च किया जाएगा। डेटा बेस्ड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस होगा, मॉनिटरिंग की जाएगी परफॉर्मेंस की, तो इस वजह से ये जो है एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इस बार के लेकिन इस बार बजट में ये स्कीम तो अनाउंस हो गई है कि ये स्कीम लॉन्च होगी, लेकिन इस स्कीम के लिए स्पेसिफिकली कोई बजट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, सेपरेट कोई बजट जो है इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। क्लियर है ये चीज़? तो फंडिंग आपकी प्राइमरीली एग्जिस्टिंग स्कीम्स के कन्वर्जेंस के थ्रू ही आएगी, उसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आएगा, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्कीम्स में एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम्स जो हैं आपकी, जैसे PM किसान हो गई, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गए, उनको उनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा इसको, ताकि एफर्ट्स और कोऑर्डिनेट साथ हो और आउटकम्स हमको बेहतर मिल सके। क्लियर है ये चीज़? तो यही है। अब एक बार देख लेते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव था आपका नीति आयोग का इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ। समझ में आ गया? इसका एम क्या था? क्विक और इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन किसका 112 ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। तो जो भी मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे 112, उनको डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और वो भी जो था, जो डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ किए थे कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, वो इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से उन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया था, और जिसको चूज कर लिया गया था फिर उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया था। समझ में आ गया? इसका फोकस था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, इमीडिएट इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करना, ताकि फ्यूचर में थोड़ी सी उसकी प्रोग्रेस बढ़ सके, ठीक है। तो बस यही सब है। और ये 5 पैरामीटर्स पे काम कर रहा था उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंप्रूव कर रहा था, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारे की एरियाज पे इस स्कीम ने मिलकर 112 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का? तो सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, क्योंकि इसका मेन एम ये है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी कि एक ही जगह पे हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स जो है उगा पाएँ। तो वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, इंप्रूव करेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फीचर्स पे भी ये काम करेगा। तो ये इसके 5 जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर को लेके अभी भी इंडिया में क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, इंडिया की मेजर इकोनॉमी अभी भी जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर ही उनका मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वही आपका उनका फूड सिक्योरिटी है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ईल्ड। तो देखो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, इसके बावजूद हम लोग जो है काफ़ी कंट्रीज से कम प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे कि पिछले मतलब ये FY 2023 की बात हो रही है, इसमें हम लोगों ने इतना प्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन ये अभी भी इतना क्रॉप प्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में लो प्रोडक्टिविटी दिखाता है हमको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भले ही मेन ऑक्यूपेशन है आज की डेट में, बट स्टिल हम लोग उसके बावजूद काफ़ी कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसी की वजह से इसी को इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये आप लोग देख लेना, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। फिर इसके बाद आ जाओ अब की रीजंस फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है? पहला तो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो जो एवरेज फार्म साइज होता है इंडिया में, जहाँ पे कोई भी खेती करता है, वो 0.74 हेक्टेयर होता है। समझ में आ गया? तो इस वजह से अब उतने एरिया में कितना ही क्रॉप जो है वो उग जाएगा, कितनी ही फसल उग जाएगी। समझ में आ गया? तो वो जो फ्रेगमेंटेड है ना, फ्रेगमेंट्स हो गए जो ज़मीन के, उससे हमें इरिगेशन में डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है, जिस वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। फिर है डिपेंडेंस ऑन मानसून। तो अभी भी नियरली 51% जो फार्मर्स है ना, वो रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है रादर देन इरिगेशन। तो वो इरिगेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, बारिश पर ही डिपेंडेंट है अपनी फसलों के लिए। और बारिश का पैटर्न आपको पता ही है, किसी साल रेगुलर है, किसी साल इरेगुलर है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है। तो इस चीज़ से भी हमारी जो फसल है उन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है पुअर इरिगेशन। अब क्या है, तो इंडिया में ना नेट अनइरिगेटेड एरिया जो है, जहाँ इरिगेशन नहीं होती है, वो आपका 48.65% है। फ्यूचर में भी 40% नेट सोन एरिया रेनफेड ही रहेगा।
चाहे फुल इरिगेशन पोटेंशियल भी अचीव हो जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इरिगेशन नहीं होने से मल्टीपल क्रॉपिंग, टाइमली सोइंग और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, तो वही है, आज भी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाई यील्डिंग सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एडवांस्ड मशीनरी जो है उनका एक्सेस जो है ना छोटे फार्मर्स के पास नहीं होता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी लो रहती है, ट्रेडिशनल मेथड्स स्लो होते हैं और इनएफिशिएंट होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर सॉइल डिग्रेडेशन एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, तो ये तो पता ही है, सॉइल इरोजन हो गया, सैलिनिटी हो गया, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन हो गया और एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज से ना मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट ये होता है कि प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस और वाटर पॉल्यूशन जो है वो भी होता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 12.56 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में से सिर्फ आपके 20% को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है। अब वो लोग बिना पैसे के सीड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं ले पाते हैं, इक्विपमेंट रेंट नहीं कर पाते हैं, मार्केट से दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, प्राइवेट मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता है उनको इस चीज़ के लिए, जो कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे मिलता है उनको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम दिख रही है। अब कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं हमने ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सके। जैसे कि पहला है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसको 2007-8 में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग राइस की, वीट की, पल्सेस की और इन सारे ही क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज कर सके, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आया था ताकि हम लोग इरिगेशन का जो कवरेज एरिया है ना उसको बढ़ा सके, हर खेत को पानी एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज ऑफ एफिशिएंसी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप इज अ फोकस, मतलब इरिगेशन को बेसिकली इंप्रूव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक इरिगेशन की सुविधाएं पहुंचा सके। फिर है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये प्रोवाइड करते 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू फार्मर्स एज एन इनकम सपोर्ट, तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020-2021, तो ये बेसिकली आपके मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ को है ना उसको इम्प्रूव करता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं एमएसपी एनहांसमेंट की, तो एमएसपी पता ही होगा आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी अगर किसी चीज़ का डिसाइड कर देती है तो अगर फार्मर्स किसी को भी बेचते हैं तो उस एमएसपी से कम प्राइस में नहीं बेच सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होता है फार्मर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था एमएसपी काफ़ी खरीफ एंड राबी क्रॉप्स के लिए और कुछ अदर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी, विद अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 50% ओवर ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम 2018-2019, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो ये फार्मर्स को इजीली लोन मिल पाए, क्रेडिट एक्सेस इजी हो जाए, अफोर्डेबल क्रेडिट मिले, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर इसको किसानों तक की था पहले, फार्मर्स तक, फिर लेटर ऑन इसको एक्सपैंड कर दिया गया एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, इन एक्टिविटीज़ में भी जो लोग इन्वॉल्व है वो भी इसका एक्सेस जो है ले सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगर आपकी जो फसल है वो ख़राब हो गई है नेचुरल डिजास्टर से, तो ये आपको उसके अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कराने के बाद बाढ़ आ गई या कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ गया जिससे आपकी क्रॉप जो है ख़राब हो गया है, तो ये आपको पैसे दे देंगे क्योंकि आपने इंश्योरेंस करा रखा है। फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी 2010 में हुआ था ये, तो इस पॉलिसी को लाया गया था एक बैलेंस यूज़ ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स का, किस तरीके से बैलेंस वे में यूज़ करना है जिससे आपकी फसल ख़राब ना हो, उस पर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, वो चीज़ें, ठीक है। फिर बेसिकली आप कंक्लूजन है ये कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में, फूड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हमें मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम हो गया और ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ हो गए, नए नए टेक्निक्स हो गए, ये चीज़ें फार्मर्स को सिखानी पड़ेंगी। साथ ही हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जिसमें हमें पॉलिसीज़ तो बनानी ही पड़ेंगी, साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्रेडिट एक्सेस को ईजिली हम लोग प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बस यही है। इसके बाद बात करते हैं मखाना, तो आपने सुना होगा मखाना का नाम। तो यूनियन बजट, इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है एक बॉडी बनाने का जिसका नाम है मखाना बोर्ड इन बिहार। समझ में आ गया? अंडर एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी, तो इस चीज़ के अंदर मखाना बोर्ड को जो है स्टैब्लिश किया जाए। तो बेसिकली ये जो बोर्ड स्टैब्लिश होगा ये इंप्रूव करेगा प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। तो बेसिकली मखाना से
रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि मखाना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम लोग बहुत मतलब मैं अभी आगे भी समझाऊंगी इस चीज़ को लेके, पर फिलहाल ऐसा समझो कि जो मखाना की जो प्रोडक्शन है ना उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? तो बोर्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू मखाना फार्मर्स। जो भी फार्मर्स मखाना उगा रहे हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा, हर तरीके से ट्रेनिंग कराई जाएगी, हैंड होल्डिंग सब कुछ। समझ में आ गया? जिससे ये इंश्योर हो सके कि उनको आज ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आ रही है उसका प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। और इस चीज़ के लिए हमने 100 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया है। तो बेसिकली ये जो है आपका मखाना, ये एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने और छोटे जो फार्मर्स हैं ना उनको कलेक्टिव स्ट्रेंथ देने के लिए उन लोगों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर है? तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ग्रुप कंपनी होती है जिसमें फार्मर्स ही मेंबर्स होते हैं। ये फार्मर्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे वो बेहतर प्राइस पे अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उनको बेच सकते हैं। सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी वगैरह जो है सस्ते में ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट मार्केट में या फिर फूड कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो अब मखाने की बात करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्री ओरिएंटेड है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है? तो पहला तो है मखाने को हम लोग फॉक्सनट कहते हैं, इसको मखाने के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप है विद बोटानिकल नेम, यानी कि साइंटिफिक नेम इसका ये है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है? फिर ये प्लांट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी रेफर करते हैं। और किसको ब्लैक डायमंड कहते हैं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है? ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं ये बताना मुझे। नाउ तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है, टेम्परेचर वगैरह। इसके बाद ये जो है मखाना, इंडिया में बिहार इज़ द लीडिंग स्टेट, जो कि ऑलमोस्ट जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसका 90% मखाना जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है? इसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, जो प्रोड्यूस करते हैं मखाना, लेकिन 100% में से इंडिया में 90% सिर्फ और सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गया? नाउ इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो मखाना जो है नेपाल में, बांग्लादेश में, चाइना में, जापान में, रशिया में, कोरिया में, यहाँ भी उगाया जाता है। ठीक है? इसके बाद आ जाओ मल्टी फेसेटेड मखाना। अब मखाने में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह, वेलनेस वगैरह में यूज़ होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सपोर्ट करता है वेटलैंड इकोसिस्टम को। इसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रोटीन रिच है, विटामिन रिच है, मिनरल रिच है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये फार्मर्स की इनकम और एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो स्टार्च यूज इन हाई क्वांटिटी ऑफ फैब्रिक्स, तो इससे हम लोग फैब्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है? बस यही है। फिर इसके बाद आ जाओ, हाँ, इंक्लूड्स लाइफ स्टॉक एंड फीड एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो लाइफ स्टॉक्स को भी खिलाया जाता है ये, और रिलीजियस पूजा वगैरह में भी यूज़ होता है ऐसा प्रसाद की तरह। तो मखाने के कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मखाने से जुड़ी हुई। फिर इसके अलावा मखाने के कल्टीवेशन को लेकर कुछ और इनिशिएटिव्स टाइम टू टाइम लिए गए हैं, जैसे कि पहला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इन 2021। इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी एक स्ट्रॉन्ग फिलिप प्रोवाइड करता है मखाना प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को। फिर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो मखाना रिकॉग्नाइज अंडर ODOP फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर फ्रॉम बिहार। ठीक है? GI टैग भी इसको 2022 में मिला था मिथिला मखाना के नाम से। बिहार में एक रीजन है मिथिला जो कि काफ़ी फेमस है मखाना प्रोडक्शन के लिए, और वहीं पे इनको GI टैग मिला है वहीं का। इसके बाद चैलेंजेस भी कुछ हमें देखने को मिलती है। पहला तो है लो प्रोडक्टिविटी। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो आपने ऊपर फार्मिंग वाले में पढ़ा था ना कि फार्मिंग में लो प्रोडक्टिविटी है, चैलेंजेस जो पढ़ा था, आप सेम टू सेम वही चीज़ें लिख के आ सकते हो किसी भी क्रॉप के लिए। आई एम टेलिंग यू, ये सीक्रेट है कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको हर एक क्रॉप के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको वो जनरल पॉइंट्स भी पता होंगे ना जो हमने पढ़े थे लो प्रोडक्टिविटी के लिए, आप इन्हीं में थोड़ा स्मार्टली ना थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करके किसी भी क्रॉप के लिए लिख सकते हो। ठीक है? इसी वजह से अपने आंसर राइटिंग को कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर करो। अब चैलेंजेस क्या है? जैसे पहला तो है लो प्रोडक्टिविटी। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से मखाने का ईल्ड है जो कि आपका सिर्फ 1.7 से 1.9 टन पर हेक्टेयर ही होता है, जबकि मॉडर्न साइंटिफिक जो प्रैक्टिसेस है ना उससे 3 से लेकर 3.5 तक हो जाता है। ठीक है? तो ये फार्मर्स की इनकम इस वजह से लो रहती है और उनकी मेहनत का पूरा रिटर्न उनको नहीं मिल पाता है। फिर
लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिहार में एडिक्वेट मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, इस वजह से फार्मर्स रॉ मखाना को सस्ते दाम पर बेच देते हैं मोस्टली आउटसाइड कंपनीज जैसे कि दिल्ली को या गुजरात को। तो इसका इम्पैक्ट है जिसको जितनी मिलनी चाहिए मेहनत की मतलब जिसने जितनी मेहनत की है उसको जितना रिटर्न मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है असली में, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट बैरियर्स, तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए फूड सेफ्टी, हाइजीन और पैकेजिंग वगैरह जो है ना स्टैंडर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बिहार का सिर्फ 2% मखाना ही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर पाता है, ठीक है। फिर मार्केट इनएफिशिएंसीज की बात करें तो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग चेन का एब्सेंस है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरमीडिएरीज मिल जाएंगे, दलाल टाइप लोग जो डोमिनेट करते हैं, जिससे एक्चुअल प्रोड्यूसर्स को कम प्राइस मिलता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, किसान अपना मखाना डायरेक्टली सेल नहीं कर पाते हैं फेयर प्राइस पर, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है। फिर लिमिटेड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, काफ़ी फार्मर्स को तो पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर क्या स्कीम्स बनाई हैं, कितने पैसे उनको मिलने चाहिए, क्या सब्सिडीज़ है, क्या मॉडर्न कल्टिवेशन टेक्निक्स हैं, तो वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से ही बेचारे काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है। फिर है अदर्स, तो प्रॉपर वीड मैनेजमेंट इन वाटर बॉडीज़ ये एब्सेंट है। वीड मैनेजमेंट, देखो मखाना आपका पानी में उगता है, क्लियर है ये चीज़, उस चीज़ को लेके प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। फिर आपकी बेटर क्वालिटी इक्विपमेंट्स नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो मखाना बोर्ड जो इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहा है ये काफ़ी हद तक ना ऑर्गेनाइज कर देगा इस पूरे मखाना के जो भी ये चल रहा है फ़िलहाल कि लोगों को एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सस्टेनेबल कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा ट्रेडिशनल मेथड्स मत यूज़ करो, मॉडर्न मेथड्स यूज़ करो, बेनिफिट्स वगैरह बताए जाएंगे। तो इससे जो मखाना जो जितना इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है उसका डबल हो सकता है प्रोड्यूस कर सके फ्यूचर में, ठीक है। फिर बात करते हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी की। गाइस बट आज के लिए ना इतना ही रखते हैं क्योंकि आपको आवाज़ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है क्योंकि मेरे घर के पास ना पता नहीं कुछ 3-4 दिनों से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का नहीं, कुछ पाइपलाइन से रिलेटेड कुछ चल रहा है काम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी इसके बाद के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। बाकी अगर आपको आज कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्या मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूं या फिर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में किस तरीके से मेंस का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कैसे उसको अप्रोच करना है, इसी तरीके से मैं खुद के नोट्स से पढ़ाऊँ या फिर विजन IAS की जो मैगज़ीन है उसी से पढ़ाऊँ, समझ रहे हो ना मतलब। तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनवरी का, तो देख लेना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ पे लेके आऊँ मंथली मैगज़ीन ताकि फटाफट हम इसको कवर कर सकें। बाकी आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।